गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बाकी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उन पे बात करेंगे। कल हम लोग ने 5 कॉन्सेप्ट किए थे, तो उन कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा भी था। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप लोग अकाउंटिंग वही वाला लिखिएगा, ACCOUNTING। ठीक है, हम वो शॉर्ट में लिख देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, उसे एक ना एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहिए, एक टाइम इंटरवल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है कि क्या रिजल्ट हुआ बिजनेस का, इसको अगर हमें पता करना है तो हमें पता कब चल पाएगा, जब हम बिजनेस को बंद करेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हमें उसका रिजल्ट जाना, तो हम क्या करेंगे, जब बिजनेस बंद करेंगे तभी हमें उसका ट्रू रिजल्ट पता चल पाएगा कि वो बिजनेस हमारा कैसा था। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे रिजल्ट पता करना है तो हमें क्या होगा, बहुत सालों लग जाएंगे पता करने में। क्योंकि हो सकता है हमने बिजनेस स्टार्ट किया हो और उसको हम बंद करें, 10 साल बाद बंद कर रहे हैं, तो 10 साल बाद हमें पता चल पाएगा कि हमारा बिजनेस अच्छा है या नहीं हो जाएगा। तो हो सकता है हमें ऐसे, अगर बिजनेस को हम पता करेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी हमें चीज़ों को निकालने में, हमें ये पता करने में देर हो जाएगी कि हमारा बिजनेस खराब क्यों हुआ, हमारा बिजनेस क्यों डूब गया। जैसे मान लो कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज मान लीजिए कि वो 5 साल बाद बंद हो जाता है। तो जब 5 साल बाद हमें रीजन पता चलेगा कि हमारा बिजनेस बंद क्यों हो गया, तब हम सोचेंगे अगर शायद हमें ये पहले पता चल जाता तो हम बिजनेस को अपने कैरी करते। तो इसी वजह से इसको जानने के लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो मालिक होगा या हमारे इन्वेस्टर होते हैं या मैनेजर होते हैं या कस्टमर होते हैं, जो भी लोग हैं वो हमारे बिजनेस की चीज़ें जानना चाहते हैं। और अगर उन्हें पता चलेगा कि बिजनेस हमारा तब पता चलेगा जब लास्ट में बंद हो जाएगा, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उन्हें टाइम पे मिलती रहे। तो इसलिए अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक प्रिंसिपल इन्वेंट किया और उस प्रिंसिपल को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें कि ये बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक टाइम इंटरवल का पीरियड एक्सेप्ट करना होगा। उसके बेस पे उसे अपना प्रॉफिट और लॉस शो करना होगा कि उतने साल, एक साल में उस या उतने टाइम पीरियड में उसका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से वो ये जान सकते हैं कि क्या उनकी कमियां रह गई और क्या उनकी मजबूतियां, स्ट्रॉन्गनेस हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है। तो यही चीज़ है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी परफॉर्मेंस पता करनी है, अपना प्रोग्रेस पता करनी है, तो उसे एक टाइम पीरियड पे अपना इवोल्यूशन करते रहना चाहिए। जैसे आप लोगों का सपोज मान लीजिए कि आप लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे थे, ठीक है, और आपके एग्जाम ना कराए जाते, सीधे आप बस खाली पढ़ते रहते, तो आपके घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि आपका उनका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है, हर एक टाइम इंटरवल पे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। मंथली प्रोग्रेस जाने के लिए मंथली टेस्ट किए जाते हैं, हाफ ईयरली के लिए हाफ ईयरली किए जाते हैं, और एनुअली प्रोग्रेस जाने के लिए एनुअल एग्जाम किए जाते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जब आपकी प्रोग्रेस जानने के लिए एक टाइम इंटरवल चाहिए, तो सेम यही है कि बिजनेस की भी प्रोग्रेस जानने के लिए क्या होता है, एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आया है उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस एंटिटी को क्या करना चाहिए, एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड चलता है। ठीक है, इसी एक साल में बताया जाता है कि कितना आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या कितना आपका लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस जो हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है आपका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, मतलब कि ये बताएगा आपका कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी रही, क्या परफॉर्मेंस आपने किया है। इसके साथ साथ ही इसी एक साल में हमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं, और बैलेंस शीट बताती है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। फिर लास्ट में आपका एनुअल रिजल्ट दिया जाता है और वो एनुअल रिजल्ट बताता है आपकी कि आपकी पोजीशन क्या थी।
तो सेम वही चीज़ है कि एनुअल जो लास्ट में रिजल्ट बनता है वो आपके बैलेंस शीट है, और जो पूरे साल बनता रहता है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम पता करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की। ठीक है, तो एज पर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए एक टाइम इंटरवल फॉलो किया जाता है। अगर ये टाइम इंटरवल फॉलो ना करें तो उन्हें परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी। सेम इसी तरीके से अगर बोला जाए कि बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पे 3-3 महीने या 6-6 महीने की पीरियड भी फॉलो किए जाते हैं। जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने 3-3 महीने के पीरियड रखते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में, स्टॉक शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, रैपिडली चेंज आते हैं, इस वजह से वो लोग अपना टाइम पीरियड शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका बोला जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एक टाइम इंटर फॉलो करना चाहिए। अगर वो टाइम इंटर फॉलो नहीं करता है तो उसे अपने रियल पोजीशन या रियल अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसी को बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि जो भी एसेट्स हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं जो हमने परचेज किए हैं या एक्वायर की हैं, उन्हें हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है परचेज वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया है उस पे हमें उनको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमने एसेट को जिस वैल्यू पे खरीदा है हमें उसी ओरिजिनल प्राइस पे उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अपने एसेट को ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें जो भी आपको पता है कि ओरिजिनल प्राइस पे अगर आप रिकॉर्ड कर देते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी ईयर में उसी ओरिजिनल वैल्यू को आप लिखते जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 20 लाख की खरीदी है तो ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी ईयर में आप 20 लाख ही लिखेंगे कि आपकी बिल्डिंग 20 लाख की है, 20 लाख की, 20 लाख की, 20 लाख की, हर ईयर में लिखेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एसेट को अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। किसी भी एसेट को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, और जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन लगता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर वैल्यू को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर रिकॉर्ड की जाती है एसेट्स को, बट अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। हो सकता है एसेट की मार्केट वैल्यू कुछ और हो, जैसे आप ही है, मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीद कर आए, 20,000 रुपये का मान लीजिए मोबाइल खरीद कर लाते हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ दिन बाद उसकी मार्केट वैल्यू 18,000 हो जाती है, 18,000 हो जाती है, ठीक है, या फिर हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 21,000 हो जाए। तो देखिए आपकी एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी एसेट की वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है, मार्केट में क्या फ्लक्चुएट हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है आप उस पर रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू को बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू पे इसलिए फोकस नहीं किया जाता है क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो टाइम पे चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट पे बार बार दिखाते रहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो सामने वाले पर्सन हैं, जो यूजर्स हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो यूजर्स अगर देखेंगे कि कभी आप 20,000 की दिखा रहे हैं, कभी 18,000 की दिखा रहे हैं, कभी 15 की दिखा रहे हैं, कभी 21 की दिखा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये जो आप पर्सन है वो हो सकता है कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि एसेट को वो चेंज करके दिखा रहा है। तो इसलिए मार्केट वैल्यू पे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। मार्केट वैल्यू को खाली बस मेमोराइज में रखा जाता है कि हाँ इस समय हमारी एसेट की मार्केट वैल्यू इतनी चल रही है, बट रिकॉर्ड करते हैं आप कॉस्ट वैल्यू पे ही। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारी एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिनके बदले में हमें कुछ भी पे नहीं करते हैं, जिनके बदले में हम कुछ भी पे नहीं करते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके बदले में पे करते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ पे करेंगे पैसा, हमने मोटर खरीदी उसके बारे में पे करेंगे, हमने कार खरीदी उसके बदले में पे करेंगे। तो मतलब जिन एसेट के बदले में पे करते हैं उन सभी एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, उन सभी एसेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बट अगर कोई एसेट्स है जिसके बदले में आपने कुछ भी पे नहीं किया है, कुछ भी पे नहीं किया है, तो उन एसेट को आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी एसेट्स है, अगर उसके बदले में आपने कुछ भी पे नहीं किया, कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ये एसेट कौन सी होती हैं, जैसे कि ब्रांड,
आपका ब्रांड का नेम होता है, ठीक है, बहुत पॉपुलर हो जाता है, बट आप उसके बदले में कुछ पे नहीं करते, इसलिए उसको शो नहीं करेंगे। आपकी गुडविल मतलब कि रिपुटेशन, आपकी रिपुटेशन, आपकी खुद की रिपुटेशन क्या है, इसके बारे में आप किसी को कुछ पे तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको भी नहीं दिखाएंगे। जबकि गुडविल आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है, इंटेंजिबल, ठीक है। ये आपकी एसेट्स इस तरीके से होती हैं कि एसेट को आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। आप उसकी मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और इन चेंजेस को आप अगर शो करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट हर बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसलिए दिखाते हैं। हो सकता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं या आपके जो इन्वेस्टर वगैरह हैं वो आपसे वो ना रहें, आपसे कहें कि नहीं आप ओरिजिनल वैल्यू क्यों, वो मार्केट वैल्यू क्यों नहीं दिखा रही हैं, या हो सकता है वो एग्री नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करनी चलनी है, जिससे कि आपको अपने बिजनेस के बारे में ओरिजिनली पता चलता रहेगा कि आपको ओरिजिनल में आपके पास कितना इस समय अमाउंट है। क्योंकि अगर आप मार्केट पे दिखाएंगे तो हो सकता है मार्केट में इंक्रीज हो, बट रियल में आपके पास इंक्रीज ना हो। तो इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी होता है कि हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे इसलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं क्योंकि जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसका जो कैलकुलेशन करना होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो मार्केट वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से मार्केट वैल्यू को और रिकॉर्ड करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम एसेट को क्या करते हैं, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, बट अगर डेप्रिसिएशन होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। ये हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बताता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलना है, इसलिए हमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं या जो हमारी वैल्यू हैं, उन एसेट्स हैं, उन सबको हमें ओरिजिनल वैल्यू पे लेके चलना चाहिए। मार्केट में क्या चेंज हो रहा है इसको हमें नहीं दिखाना, क्योंकि मार्केट में चेंज टाइम पे हो रहा है, हो सकता है आज इंक्रीज है कल डिक्रीज हो जाए, बट जो ओरिजिनल है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, इसलिए हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट। कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होती हैं। जैसे एक कॉइन होता है उसके दो साइड होती हैं, एक हेड एंड और एक टेल। सेम यहाँ पे भी है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की दो साइड होती हैं, या कोई भी ट्रांजैक्शन होगा एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, एटलीस्ट दो साइड को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दो साइड को अफेक्ट करता है। जैसे कि दो साइड कौन कौन सी होती हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों एब्रीविएशन है उसके, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी थिंग है, उसका कम से कम आपके दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, और दो एस्पेक्ट होते ही होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। दो एस्पेक्ट कौन से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब है कि ट्रांजैक्शन में एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बताता है। इस ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला जाता है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट आपका बताता है कि बिजनेस में जितना भी थिंग्स हैं, एक साइड एसेट्स होती है तो दूसरे साइड कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज होती है। मतलब कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर पड़ना चाहिए। तो यही चीज़ है कि एक डेबिट और एक क्रेडिट है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। तो मतलब है कि अगर कुछ भी चेंजेस आप कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में, तो अगर वो एसेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट कैपिटल और लायबिलिटी किसी न किसी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें दो एस्पेक्ट आपके होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक अगर डेबिट हो रहा है तो उसके बिहाफ पे दूसरा अकाउंट को क्रेडिट होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे को डेबिट होना ही होना पड़ेगा। तो मतलब है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब एसेट ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जितना पैसा हम लगाते हैं और जितना हम उधार लेते हैं हमेशा बराबर होता है एसेट के। इसकी दूसरी इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनती है।
इसी को आप ये भी बोलते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता ही करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसका मतलब है कि इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको जो बोला जाता है, अगर डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि आप बोथ साइड रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन के डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करते हैं कि कौन आया कौन गया, कितना आया कितना गया। तो मतलब है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन के बोथ साइड को रिकॉर्ड करते हैं या फिर दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इज इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब है डबल एंट्री सिस्टम है आपका। जैसे आपकी किराने परचून की दुकान होती है, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मतलब नहीं रहता है कि क्या लिखा, वो खाली क्या रिकॉर्ड करते हैं जितना उन्होंने उधार में बेचा है। उधार में बेचा तो उसको लिख लेते हैं, नगद वाले को लिखते नहीं है। अगर नगद वाले को लिखते भी हैं तो क्या करते हैं, खाली वो एक साइड लिखते हैं कि राम को कितना हमने बेचा वो लिख दिया, बाकी पूरी एंट्री नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है कि डबल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि आपके दोनों साइडेड का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट, मतलब है एसेट ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये दो होती हैं कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका इंपैक्ट दोनों पे पड़ेगा और दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया गया 20 लाख रुपए से, तो हमने क्या किया, 20 लाख रुपए हमने स्टार्ट किया, 20 लाख रुपए लगाया है, तो ये क्या हमारी कैपिटल है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, तो क्या हमारी कैपिटल होती है। तो 20 लाख रुपए लगाया तो मेरी क्या हुई कैपिटल, तो कैपिटल में 20 लाख रुपए आ गया। फिर मैंने लोन लिया बैंक से, 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो लोन क्या होगी, लायबिलिटीज होगी, तो 5 लाख रुपए लोन में आ जाएगा। अब देखिए 20 लाख और 5 लाख का मैंने ये चीज कर लिया। अब ये बताइए 20 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाया था, तो 20 लाख के नाम का क्या आ गया होगा, मेरे पास कैश आया होगा, और 5 लाख का भी मेरे पास क्या आ गया होगा, कैश आ गया होगा। तो वही चीज है कि दोनों को मिलाकर मेरे पास कितने हो गया, पूरा 25 लाख रुपए हो गया। जब मेरे पास 25 लाख हो गया तो मैंने 25 लाख रुपए की क्या खरीद ली, एसेट खरीद ली। 25 लाख रुपए की मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली। जब बिल्डिंग खरीदूंगा तो कहाँ पे आएगी, वो एसेट साइड में आएगी, तो यहाँ पे आएगी बिल्डिंग। तो देखिए बिल्डिंग कितने की हो गई, 25 लाख की। देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी 20 + 5 इज इक्वल टू 25। तो देखिए एसेट ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यही चीज है कि आप जितना भी अमाउंट आप बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उन ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट होगा वो 2 अकाउंट में पड़ता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एटलीस्ट 2 अकाउंट पे पड़ेगा, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम 2 पे पड़ेगा, एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। इसके बाद है कि आपका एसेट ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपकी इक्वेशन होती है कि ये आपका होगा ही होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसमें आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी ही बनेगी। एसेट हमेशा इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अकाउंट्स में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट और एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि एक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए आपका लास्ट कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट लास्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको पता है कि रेवेन्यू बिजनेस में होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है जिसे कैपिटल में प्लस करते हैं, ठीक है। जो हमारी कैपिटल होती है उसमें हम क्या करते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है उनको सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। रेवेन्यू को उसमें ऐड किया जाता है। बट जो रेवेन्यू का मतलब है वो रेवेन्यू कहाँ से आती है, सेल करने से। अगर हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया है उससे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो याद रखो जो रेवेन्यू होती है उसको हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, रिकॉर्ड कब करेंगे। तो याद रखिए कि रेवेन्यू जो होती है हमें जब प्राप्त होती है, जब हमें रिकॉग्नाइज होती है, हम उसको तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं है कि उसका कैश कब मिला। मान लो कि हमने गुड्स जो है हमें एक ऑर्डर मिला 1 जनवरी को, ठीक है, और गुड्स को हमने सोल्ड किया 20 जनवरी को हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया। बट उसका पैसा जो है वो हमें मिल रहा है जुलाई में, पैसा जो है वो मिल रहा है जुलाई में। तो देखिए रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि हमें जुलाई में पैसा मिला तो हम उसे जुलाई में मानेंगे। रेवेन्यू हमारा तब हो जाएगा जब हमने ट्रांजैक्शन को सोल्ड किया है, जब हमने ओनरशिप को ट्रांसफर
किया है। अगर हमने किसी भी ट्रांजैक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप जिस दिन ट्रांसफर की होगी उसी दिन को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। उसी डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की डेट बोलेंगे और वो डेट जिस ईयर में आएगी उस ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी जिस ईयर की वो रेवेन्यू है आपको उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे ये जनवरी का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च 31 को बंद हो जाएगा और ये जुलाई नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इसलिए हमारा जो रेवेन्यू है वो 20 जनवरी को यहीं पे हो गया था, ठीक है। तो ये किसका है, इसी वाली मार्च का है, तो इसे इस ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मान लो कि जनवरी 2015 को हमने बेचा था, ठीक है, और जुलाई 2015 को हमें कैश रिसीव हुआ है, तो ठीक है। तो देखिए ये अकाउंटिंग ईयर जो खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा मार्च 31 2015 को। तो ये वाला जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च 31 2016 को बंद होगा। तो देखिए किस दिन आपको रिसीव हो रहा है आपको वहां रिकॉर्ड नहीं करना है, आपकी रियल में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किस दिन हो गया है, किस दिन आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, आपका जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगा आपको उस ईयर में रिकॉर्ड करना है। 20 जनवरी को आपको ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी तो वो आपका मार्च 31 2015 में आ रहा है, तो वहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस ईयर का ट्रांजैक्शन है आपको उसी में रिकॉर्ड करना है। ये नहीं है कि रिसीव किस दिन हो रहा है, वो रिसीव किसी भी दिन हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन, जिस दिन ओनरशिप ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होगी उस दिन आपको उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है कि मान लो कि आपने अभी से पैसा पे कर दिया 2022 के लिए, 2022 के लिए आपने अभी से कोई अमाउंट पे कर दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। टोटल आपने मान लेते हैं जैसे इंश्योरेंस आप कराते हैं तो आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आया था वो आया है इस साल का आया है 1 लाख रुपए और 1 लाख नेक्स्ट ईयर का। तो आपने क्या बोला कि चलो हम 2 लाख रुपए पे कर देते हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ये आपका एक्सपेंस है, बट ये एक्सपेंस आपका पूरा का पूरा इस ईयर का नहीं है, इसमें से बहुत सारा अमाउंट क्या है किसी दूसरे ईयर का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर का है, जो नेक्स्ट ईयर का है उसे नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि 1 लाख नेक्स्ट ईयर का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 लाख हटा देंगे और जो 1 लाख नेक्स्ट ईयर का है उसे नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। 2021 में केवल 1 लाख रिकॉर्ड होगा और 2022 में भी 1 लाख रिकॉर्ड होगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि जिस दिन आपकी ओरिजिनल ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। कैश आपकी कभी भी रिसीव हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन अगर आपका इसी साल में हो गया तो आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन अगर नेक्स्ट ईयर का है और आपने इस ईयर किया है तो उसे नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपका ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका ट्रांजैक्शन जिस ईयर का है आप उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसका कैश किसी भी ईयर में रिसीव हो, ठीक है। इतना आप करिएगा, इतने पढ़िएगा, फिर आपको जो रहेंगे डाउट हम उनको बताएंगे, ठीक है।